नमस्कार, आपका इस ई व्याख्यान श्रृंखला में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अधिनायकवाद या तानाशाही के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एक समसामयिक विषय भी है। तानाशाही या अधिनायकवाद से आशय को जाने तो हम वर्तमान समय में उस शासन प्रणाली को तानाशाही या अधिनायकवाद कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति शक्ति के बल से मनमाने तरीके से शासन करता है। वास्तव में एकाधिनायकत्व, अधिनायकवाद या डिक्टेटरशिप उस एक व्यक्ति की सरकार है जिसने शासन या उत्तराधिकार बिना वैध तरीके से नहीं अपितु वरन बलपूर्वक प्राप्त किया हो तथा जिसे पूर्ण संप्रभुता प्राप्त हो, अर्थात संपूर्ण राजनीतिक शक्ति असीमित रूप से उस एक व्यक्ति में निहित हो तथा वह व्यक्ति किसी अन्य सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं हो और उस शासन शक्ति का प्रयोग वह अनियंत्रित या मनमाने ढंग से करता हो तो उसे तानाशाह या अधिनायक कहते हैं। डिक्टेटर शब्द को सर्वप्रथम रोमन लोगों द्वारा प्रयुक्त में लिया गया था। रोमन लोग उन विशिष्ट प्रशासकों को डिक्टेटर कहते थे जिनके कोई सलाहकार नहीं होते थे। रोमन गणतंत्र के संविधान में अधिनायकवाद से तात्पर्य संकटकालीन स्थिति में किसी एक व्यक्ति के अस्थायी रूप से असीमित अधिकार प्राप्त कर लेने से था। संकट के समाप्त हो जाने पर एकाधिनायक के असीमित अधिकार भी समाप्त हो जाते थे और वह उन्हें छोड़ते समय उन अधिकारों के प्रयोग में लिए गए समस्त ब्यौरा को प्रस्तुत करता था। अतः विधान तथा शासितों के प्रति उत्तरदायित्व रोमन अधिनायकवाद की प्रमुख विशेषता थी। आधुनिक युग में प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसी एक व्यक्ति या वर्ग के स्वार्थ के लिए विधान का उल्लंघन अधिनायकवाद का प्रमुख लक्षण हो गया। इस युद्ध ने जनसाधारण के मस्तिष्क को थकाने के अतिरिक्त उस पर संयम के स्थान पर सैन्य अनुशासन आरोपित कर सभी सामाजिक क्षेत्रों में आज्ञा पालन की प्रवृत्ति विकसित की थी। सैन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक सत्ता के केंद्रीकरण ने लोगों को इस बात के लिए अभ्यस्त बना दिया कि वे सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी निरंकुश सत्ता के निर्णय को मान लें जो किसी के प्रति उत्तरदायी न हो। ऐसी परिस्थिति में जनतांत्रिक पद्धति विघटित होती जान पड़ी। फलतः युद्ध से सर्वाधिक प्रभावित देशों में सामान्यतः लोग ऐसे लौह पुरुष के स्वागत के लिए तत्पर हो उठे जो अपने शौर्य, आत्मविश्वास और कटिबद्धता के द्वारा उनका मत लिए बिना राष्ट्र के नाम पर अपनी इच्छा तथा आदेश से समस्याओं का समाधान कर दे। अतः जनता के लिए सामान्यतः एकाधिनायक वह कर्मठ व्यक्ति हुआ जो स्वयं राष्ट्र प्रतीक बनकर किसी रहस्यमयी आकर्षण द्वारा अपने प्रति आदर का भाव जगा सके तथा इस आधार पर लोगों को महान होने का अनुभव करा सके कि वे उससे संबंधित हैं। अधिनायकवाद की कुछ विद्वानों द्वारा परिभाषाएं प्रदान की गई हैं, जैसे फोर्ड के अनुसार तानाशाही राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण एवं संविधानेतर शक्तियों को प्राप्त करना है। न्यूमैन के शब्दों में अधिनायकत्व एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का वह शासन है जिन्होंने राज्य में शक्ति पर नियंत्रण कर लिया हो और जिसका प्रयोग वे बिना किसी प्रतिबंध के करते हों। अल्फ्रेड कोवन का तो यह भी मत है कि अधिनायकवाद एक व्यक्ति की सरकार है जिसने अपना पद पैतृक धन या परंपरा के आधार पर प्राप्त नहीं किया होता बल्कि शक्ति या स्वीकृति से और साधारणतः दोनों के मिश्रण से प्राप्त किया होता है। उसके पास निरंकुश प्रभुसत्ता अवश्य होनी चाहिए, अर्थात सब राजनीतिक शक्तियों का स्रोत उसकी इच्छा में निहित हो और क्षेत्र भी सीमित न हो। इस प्रकार इस शक्ति का प्रयोग कानून के रूप में नहीं बल्कि आदेश के रूप में करना चाहिए और अंत में यह किसी और सत्ता द्वारा सीमित न हो, क्योंकि ऐसी रुकावटें निरंकुश राज्य के विरुद्ध हैं। अब बात करें अधिनायकवाद की विशेषताओं की, तो उक्त तीनों विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर हम अधिनायकवाद की कुछ सामान्य विशेषताएं जान सकते हैं। जैसे
अधिनायक तंत्र में राज्य निरंकुशवादी होते हैं, जिसमें सरकार की शक्तियां असीमित होती हैं और उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। अधिनायक तत्व में राज्य साध्य होता है और व्यक्ति साधन। इसमें राज्य एवं समाज के मध्य कोई भेद नहीं किया जाता। अधिनायकवाद में एक दल का शासन होता है और जिस दल का शासन होता है उसके नेता को सर्वश्रेष्ठ, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक तथा विश्वास पात्र समझा जाता है। अधिनायकवाद में नागरिकों को अधिकारों एवं उनकी मूलभूत स्वतंत्रताओं से भी वंचित कर दिया जाता है। अधिनायकवाद शक्ति पर आधारित है और शांति एवं अहिंसा का परित्याग कर युद्ध हिंसात्मक साधनों में विश्वास करता है। अधिनायकवाद साम्राज्यवादी नीति में विश्वास करता है और इसके अतिरिक्त अधिनायकवाद प्रेस एवं रेडियो जैसे प्रचार प्रसार के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। अधिनायकवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद का भी विरोधी है तथा यह धर्म का भी विरोध करता है। अधिनायकत्व द्वारा अपनी जाति को अन्य जातियों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है और इसका प्रचार भी किया जाता है। अब हम जानते हैं अधिनायकवाद के प्रकारों के बारे में। अधिनायकवाद के प्रकारों के कई आधार हैं, जैसे सरकार के स्वरूप के आधार पर अधिनायकवाद को दो भागों वैयक्तिक एवं सामूहिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। वैयक्तिक एकाधिनायकवाद या फासिस्टवाद में एकाधिनायक अपने निजी कर्मचारियों की सहायता से फ्यूरर के सिद्धांत के आधार पर स्वतंत्र ढंग से शासन करता है। फ्यूरर की विशेषता यह है कि वह अपने सहायकों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वरन अपने से ऊपर राष्ट्र, इतिहास या ईश्वर के प्रति अपना दायित्व घोषित करता है। फ्यूरर अपने सहायकों को नियुक्त करता है जो अपने अधीन कर्मचारियों को, और फिर ये कर्मचारी अपने अधीन फिर अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार पूरी व्यवस्था में निर्वाचन पद्धति का कोई स्थान नहीं होता और संपूर्ण ढांचा सर्वोपरि चरम बिंदु पर केंद्रित होता है। इसी प्रकार सामूहिक अधिनायकवाद में फ्यूरर के स्थान पर उत्तरदायी नेता होते हैं। नेताओं की एक श्रेणी उच्चतर श्रेणी के नेताओं को चुनती है। प्रत्येक नेता अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार संपूर्ण ढांचा निम्नतम आधार पर अवलंबित होता है। सामाजिक शक्तियों के आधार पर भी अधिनायकवाद के दो वर्ग हो सकते हैं। जैसे जब वैयक्तिक अधिनायकत्व में सहायक वर्ग किसी दल, निजी या राजकीय सेना, चर्च या प्रशासकीय विभाग का हो तो उसे वैयक्तिक अधिनायकवाद कहा जाता है, जबकि अन्य आधार होता है कि सामूहिक अधिनायकवाद में जब यह वर्ग स्वयं अधिनायक बन जाए तो वह भी सामाजिक शक्ति के आधार पर सामूहिक अधिनायकवाद कहा जाता है। अतएव यह विभाजन शासक तथा सहायक वर्ग के आधार पर होता है। वर्ग एकाधिनायकत्व के आधुनिक तीन प्रकार प्रमुख हैं: सैन्य अधिनायकवाद, दलीय अधिनायकवाद और प्रशासकीय अधिनायकवाद। परिणामात्मक स्वरूप के आधार पर भी अधिनायकवाद को दो भागों एकात्म अधिनायकवाद और बहुलवादी अधिनायकवाद में बांटा जाता है। एकात्म अधिनायकवाद में केवल एक वर्ग या केवल एक व्यक्ति तथा जिसका सहायक केवल एक वर्ग हो, जैसे निजी सेना होते हैं, जबकि बहुलवादी अधिनायकवाद में कई शक्तियां, व्यक्ति या वर्ग सम्मिलित होते हैं जो अपने को अधिनायक के अधीन नहीं करते और सत्ता के लिए परस्पर होड़ करते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में भी अन्य से अधिक शक्तिशाली एक व्यक्ति या वर्ग का अस्तित्व होता ही है। अधिनायकवाद के उक्त तीनों प्रकार के वर्गीकरण एक दूसरे से संबद्ध भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं अधिनायकवाद के गुणों की। अधिनायक तंत्र व्यवस्था के व्यवहार में इतने लाभ हैं कि अनेक लोकतांत्रिक राज्यों में जनता लोकतंत्र में कुछ लोगों की मनमानी करने की स्वतंत्रता से ऊबकर अधिनायक तंत्र व्यवस्था की कामना करने लगती है। अगर अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के कारणों की खोज की जाए तो विदित होगा कि जिस देश में निराशा, अव्यवस्था, असंतोष तथा अभाव था, वहीं अधिनायक तंत्र का उदय हुआ है। जिन देशों में लोकतंत्र व्यवस्था लोगों में निराशा तथा अभाव उत्पन्न करने वाली बनी, वहीं इस व्यवस्था की स्थापना हो गई। आज भी अनेक राज्यों में जनता अधिनायक तंत्र को अच्छा मानकर निरंकुश शासकों का पूर्ण समर्थन करती हुई दिखाई देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनायक तंत्र में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य व्यवस्थाओं की सैद्धांतिक श्रेष्ठता के बावजूद इस व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरणा के जिम्मेदार है।
संक्षेप में ऐसे शासन के निम्नलिखित गुण या लाभ हैं। अधिनायक तंत्र में शासन कुशलता होती है। सारी शासन शक्ति एक व्यक्ति में निहित होने के कारण न केवल निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं वरन निर्णयों के क्रियान्वयन की भी सुव्यवस्था हो जाती है। अधिनायक तंत्री व्यवस्था में शासक से सभी भयभीत रहते हैं, इस कारण वे कार्य में देरी या शिथिलता नहीं कर सकते हैं। निरंकुश शासक के प्रति संपूर्ण प्रशासन न केवल उत्तरदायी रहता है अपितु हर समय सतर्क, सचेत व सक्रिय भी रहता है। इससे शासन में कार्यदक्षता आ जाती है। अधिनायक तंत्र का दूसरा गुण है कि इस व्यवस्था में देश का तेजी से विकास होता है। देश में एक ही नेता, एक ही योजना तथा एक ही विकास लक्ष्य रहने से देश की संपूर्ण शासन शक्ति इसी लक्ष्य के मार्ग को प्रशस्त करने में प्रयुक्त होती है। आर्थिक साधनों का समुचित विकास व उपयोग संभव हो पाता है। देश के विकास के लिए एकता, शांति व व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अधिनायक तंत्र में इनकी ठोस व्यवस्था रहने के कारण देश के सारे साधन विकास में लगाए जा सकते हैं। देश में एकता की स्थापना में अधिनायक तंत्र बहुत सहायक रहता है। विभिन्न दलों तथा विरोधियों का दमन करके देश में एक दल व एक नेता का शासन स्थापित होने के कारण सारी जनता इसके प्रति वफादार हो जाती है। नेता के चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं गुंथ जाती हैं तथा देश एक ठोस एकता के सूत्र में बंध जाता है। दल या नेता एकता में बांधने का साधन हो जाता है और उसी में सबको अपनत्व का भाव होने लगता है। हिटलर व मुसोलिनी इसी तरह जर्मनी एवं इटली का एकीकरण करने में सफल रहे थे। अधिनायक तंत्र का अगला गुण यह है कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में यह सहायक होता है। देश के नागरिकों को पारस्परिकता में बांधने के लिए एक विचारधारा, एक दल व एक नेता का होना पर्याप्त होता है। सभी नागरिक बंधुत्व की भावना से अनुप्राणित रहते हैं। एक राष्ट्र का नारा एक ही झंडे के नीचे सबको खड़ा कर देता है। देशभक्ति का इतना प्राबल्य होता है कि नागरिक अपने देश तथा नेता के लिए बलिदान तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संकट काल में तानाशाही व्यवस्था सर्वोत्तम रहती है। इसमें संकट का सामना करने के लिए सभी निर्णय व आदर्श एक व्यक्ति द्वारा दिए जाने के कारण आदेशों की एकता बनी रहती है। इससे समय पर उचित कार्यवाही करना सरल हो जाता है। युद्धकालीन संकट में तो अधिनायक तंत्र ही विजय दिलाता है। अधिनायक तंत्री व्यवस्था में देश का बहुमुखी विकास होता है। आर्थिक क्षेत्र में भी तेजी से विकास की व्यवस्था होती है। एकता, अनुशासन व कर्तव्य परायणता के कारण विकास की श्रेष्ठ व्यवस्था हो जाती है। रूस, जर्मनी, चीन, इटली, टर्की और स्पेन का अभी तक इतिहास इस बात का साक्षी है। जैक्सन ने अपनी पुस्तक यूरोप सिंस द वॉर में ठीक ही लिखा है। स्पेन वासियों के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि रेलें समय पर चली हैं। अधिनायक के अधीन व्यापार और उद्योग समृद्ध हुए हैं। कृषि फली फूली है। श्रम संकट दूर हो गए। कुछ विद्वान अधिनायक तंत्र के गुण के रूप में इस मानते हैं कि यह अधिनायक तंत्र मानव स्वभाव के अनुकूल भी है। इसके पक्ष में वह तर्क देते हैं कि मनुष्य में स्वभावतः अपने हितों की रक्षा की इच्छा होती है। वह अपनी रक्षा चाहता है, चाहे यह किसी के द्वारा की जाए। वह अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता कि उसकी रक्षा व्यवस्था कौन करता है। वह तो सुरक्षा चाहती है, अपने हितों की पूर्ति चाहती है। अधिनायक तंत्र में ऐसा संभव होने के कारण यह मानव स्वभाव के अनुकूल व्यवस्था भी मानी जाती है। विकासशील राज्यों के लिए राजनीतिक और आर्थिक विकास की संक्रमणकालीन परिस्थितियों में भी अधिनायक तंत्र उपयोगी माना गया है। विकासशील राज्यों में जनेच्छा की अनुशासित अभिव्यक्ति की समस्या अत्यंत प्रबल रही है। विकास के विभिन्न चरणों को पार करने के प्रयास में नवोदित राष्ट्र जन आकांक्षाओं को जागृत तो कर देते हैं, परंतु जन आकांक्षाएं जितनी तेजी से जागृत होती हैं उतनी तेजी से वे उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसके कारण राज्य व्यवस्था पर तनाव बढ़ता है एवं उनके टूटने का डर रहता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिनायक तंत्र अधिक उपयोगी हो सकता है। हंटिंगटन ने तो ठीक ही कहा है कि नवोदित राष्ट्रों में प्रथम कार्य राजनीतिक सहभागिता, शिक्षा आदि की वृद्धि के स्थान पर मूलभूत संस्थात्मक ढांचे का निर्माण होना चाहिए तथा इसके लिए एक दलीय शासन या सैनिक अधिनायक तंत्र ही उपयुक्त हो सकता है। अधिनायक तंत्र के गुणों को जानने के उपरांत हमें अधिनायक तंत्र के दोषों को भी जानना चाहिए।
अधिनायक तंत्र में कुछ गुणों के होने के उपरांत भी यह प्रणाली किसी देश में लंबी अवधि तक प्रचलित नहीं रह पाती है। इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जहां कहीं अधिनायक तंत्र स्थापित हुआ, वहीं एक ऐसी स्थिति भी आई जब जनता ने संपूर्ण सत्ता संपन्न सर्वोच्च शासक को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक क्रांति तक का सहारा लिया। इससे स्पष्ट है कि इस व्यवस्था में कुछ कमियां अवश्य पाई जाती हैं। संक्षेप में इस प्रणाली के कुछ दोष इस प्रकार हैं, जैसे अधिनायक तंत्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं होने के कारण व्यक्ति को सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी उसे अपने व्यक्तित्व को अपनी इच्छानुसार विकसित करने का वातावरण नहीं मिल पाता है तथा वह अपने जीवन को अपूर्ण ही रखने पर मजबूर हो जाता है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रहती है, इससे उसका व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। तानाशाही व्यवस्था में मौलिक अधिकारों एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अतः तानाशाही व्यवस्था का सबसे बड़ा दुर्गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व के दमन का वातावरण बनाना है। अधिनायक तंत्र शासन व्यवस्था में अत्याचार और अनाचार का बोलबाला रहता है। अधिनायक अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आतंक फैलाए रखता है। विरोधियों का बर्बर तरीकों से सफाया कर दिया जाता है। इससे मानव भयग्रस्त होकर जेल के सीखचों में बंद सा हो जाता है। देश हित में कही गई बात भी अगर तानाशाह की इच्छा के प्रतिकूल है तो उसे ठुकरा दिया जाता है तथा ऐसे बात कहने वाले लोगों को देशद्रोही कहकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अधिनायक तंत्र में साधारण व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता, क्रियाशीलता तथा स्वतंत्रता की भावना का पूर्णतः लोप हो जाता है, क्योंकि इन्हें बोलने अथवा विचारने की स्वतंत्रता नहीं होती है। अधिनायकवादी व्यवस्था में व्यक्ति का तन, धन और यहाँ तक कि मन भी अधिनायक के लिए हो जाता है और उसे अधिनायक जिधर लेकर के जाए चलना पड़ता है। अधिनायक तंत्र के गुण और दोषों को अभी हमने जाना और इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अधिनायकवादी व्यवस्था मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाती तथा उसे मनुष्य के रूप में रहने भी नहीं देती। इसमें मानव का व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। उसकी सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत भी उसको कुछ कमी सी महसूस होती है। मनुष्य का जीवन कैदी का सा हो जाता है। इसलिए ही अधिनायक तंत्र के अनेक लाभों के होते हुए भी कोई व्यक्ति इस व्यवस्था के अंतर्गत रहना पसंद नहीं करता है। इस शासन में व्यक्ति के लिए सब कुछ रहता है, परंतु फिर भी उसको ऐसी व्यवस्था में घुटन होने लगती है, क्योंकि व्यक्ति केवल रोटी के लिए ही जीवित नहीं रहता है, वह उसके अलावा उसे बहुत कुछ पाना और करना होता है, जो केवल सोचने, विचारने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव होता है। अतः अधिनायक तंत्र सभी आकर्षणों के बावजूद भी तनाव, मस्तिष्क की भूख मिटाने के साधनों पर रोक लगाने वाला होने के कारण जनसाधारण द्वारा अमान्य ही रहता है। इस शासन के गुण दोषों के विवेचन के बाद इसके भविष्य के बारे में संकेत देना सरल हो जाता है। अब बात करें लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच में अंतर की, तो लोकतंत्र और तानाशाही के बीच का अंतर यह है कि लोकतंत्र में लोगों को अपना नेता चुनने का अवसर मिलता है, जबकि तानाशाही में एकल व्यक्ति या राजनीतिक इकाई देश पर शासन करती है। लोकतंत्र मानव व्यक्तित्व के मुक्त विकास की अनुमति देता है, जबकि सरकार का दूसरा रूप मानव व्यक्तित्व के विकास में बाधा डालता है। दोनों धारणा और दृष्टिकोण के संदर्भ में राजनीतिक हैं और कुछ गुणों और अवगुणों के साथ आते हैं। लोकतंत्र की मूल विशेषता समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है। यह विचार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह शासन में सक्रिय भागीदारी और शासितों की भागीदारी का वादा करता है। लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत यह है कि शक्ति को मानव अधिकारों के संबंध में लागू किया जाता है। यह लोगों को देश और उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दिलचस्पी पैदा करता है। लोकतांत्रिक सरकार में व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों को महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र योग्य लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार देता है, लेकिन ज्यादातर लोग तर्कहीन निर्णय लेते हैं। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में जहां अधिकांश आबादी अशिक्षित है, तो लिया गया निर्णय भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रह पाता है। तानाशाही में शासित को अपनी राय रखने का अधिकार नहीं होता है और
निरंकुश सत्ता तानाशाह के हाथों में केंद्रित होती है। एक मजबूत और अच्छी तरह से चलने वाली तानाशाही बहुत प्रभावी हो सकती है। यह लोकतंत्र से बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन इस बात का डर है कि तानाशाह सर्वसत्तावादी और निर्दयी हो सकता है। तानाशाही सुचारू रूप से और स्थिर रूप से चल सकती है क्योंकि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में होती है। यह पूरी तरह से तानाशाह पर निर्भर है कि वह कैसे शक्ति का उपयोग करता है। वह उसका उपयोग राष्ट्र की उन्नति के लिए अथवा लोगों के शोषण और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे उद्देश्यों के लिए भी कर सकता है। इस प्रकार इस व्याख्यान की श्रृंखला में हमने आज अधिनायकवाद और अधिनायकवाद के लोकतंत्र से तुलनात्मक स्वरूप का अध्ययन किया। अगले भाग में हम और नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।